एक प्रेग्नेंट औरत जानबूझकर गिरने का नाटक करती है, जिसे देख एक नेक दिल अमीर खानदान का लड़का उसकी मदद के लिए आगे आता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। पर किसे पता था कि ये एक मदद दो परिवारों की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगी। जब ये तीनों बातें कर रहे होते तभी अचानक वहाँ जंग छिड़ जाती है और एक जोरदार बम धमाका उनके ठीक पास होता है। जब होश आता है तो उस अमीर लड़के की धड़कनें रुक चुकी होती है। घबराहट में वो औरत एहसान फरामोश बन के उसकी कीमती सोने की घड़ी चुरा लेती है, पर तभी उसे पता चलता है कि उस लड़के की गर्लफ्रेंड अभी जिंदा है और उसने उसका हाथ पकड़ लिया है। अपना राज खुलने के डर से वो औरत बेरहमी से उसे खाई में धक्का दे देती है और वहां से भाग निकलती है। घड़ी बेचकर वो पेट भर खाना तो खा लेती है, पर आगे की जिंदगी का क्या। तभी उसे कल की बात याद आती है कि वो अमीर लड़का सालों से बाहर था और उसके घर वाले बहुत अमीर है। वो अपनी नई गर्लफ्रेंड को अपने घर ले जा रहा था। वो अपनी माँ से शादी की बात करने वाला था और उसकी गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट थी। दूसरी तरफ इस औरत की हालत देखो, जिसने एक गुंडे से प्यार किया और प्रेग्नेंट होने के बाद उस धोखेबाज बॉयफ्रेंड ने उसे कचरा समझकर छोड़ दिया। अब ये औरत एक खतरनाक प्लान बनाती है और सीधे उस अमीर लड़के के घर पहुंच जाती है। वहाँ वो खुद को उस घर की बहू बताती है, जिसे सास ने कभी देखा ही नहीं था। वो सबके सामने नाटक करती है कि वो अपने पति के बिना नहीं जी सकती और रोने का ऐसा ढोंग करती है कि किसी को शक ही नहीं होता। वह रोते हुए कहती है कि मुझे भी मार डालो, पर सास उसे गले लगा लेती है कि कम से कम तुम तो बच गई। वो औरत उस लड़के की घड़ी सास को दिखाती है, जिससे सास का यकीन और भी पक्का हो जाता है। अब वो अमीर घर के आलीशान फर्श पर बैठी है। कीमती एंटीक चीजों और टेबल पर सजे लजीज खाने को देखकर अरान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना ऐशो आराम नहीं देखा था। वक्त गुजरता है, बच्चा पैदा होता है और सास अपने पोते को देखकर बेटे को खोने का गम धीरे धीरे भूलने लगती है। वो अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है, पर तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस असली बहू यानशी को मरा हुआ मान लिया गया था, वो अचानक बाजार में जिंदा दिखाई देती है। दरअसल उसे एक भले परिवार ने बचा लिया था और उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया है। अब वो अपने ससुराल जाने की तैयारी में है। ये देखकर अरान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत से बनाई ऐश की जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। वो हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए अगले दिन वो चुपके से येंशी से मिलती है और बातों बातों में उसे ससुराल न जाने के लिए भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि बिना पति के बहू का वहाँ कौन स्वागत करेगा, ऊपर से तुम्हारी तो बेटी है, बेटा होता तो शायद बात अलग होती। पर येंशी कहती है कि फिर भी मुझे अपने पति की खबर उनके परिवार को देनी ही होगी। वो कहती है कि ये मेरा फर्ज है और ये बच्चा भी उसी घर का वारिस है, तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। उनके अलग होने के बाद अरान चोरी छिपे येंशी का पीछा करती है। जैसे ही येंशी दवा बनाने के लिए बाहर जाती है, अरान चुपके से अंदर घुस जाती है। तो कहानी में धमाका तब होता है जब उस अमीर कपल की जान चली जाती है और ये लालची औरत उनकी जगह लेकर अमीर घर की बहू बन बैठती है। पर अब असली बहू वापस आ गई है। अपनी लग्जरी लाइफ बचाने के लिए अरान एक खौफनाक कदम उठाती है और येंशी की छोटी सी मासूम बेटी को किडनैप कर लेती है। भागते वक्त गलती से बच्ची के कंधे पर खौलता हुआ पानी गिर जाता है और वो दर्द से तड़प उठती है, पर इस पत्थर दिल औरत को जरा भी तरस नहीं आता। वो तो उसे जान से मारने की सोच रही होती है ताकि सारा झंझट ही खत्म हो जाए। वो बच्ची से कहती है कि उस दिन भी तुम्हारी किस्मत खराब थी और आज भी तुम बच नहीं पाओगी। पर तभी वहाँ कोई आ जाता है और अरान पकड़े जाने के डर से बच्ची को वहीं छोड़कर भाग खड़ी होती है। वहाँ से गुजर रहा एक शराबी शख्स, जिसका दिल अभी भी जिंदा था, उस रोती हुई बच्ची को अपने घर ले आता है। काफी मिन्नतें करने के बाद उसकी पत्नी उस बच्ची को पालने के लिए तैयार हो जाती है। बच्ची के कपड़ों पर एक फूल बना देख वे उसका नाम हुआ जून रख देते हैं। दूसरी तरफ अपनी बच्ची को खोकर येंशी पूरी तरह टूट जाती है और पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढती है, पर उसका कहीं पता नहीं चलता। देखते ही देखते 20 साल बीत जाते हैं। सास ने अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर लिया है और नकली बहू अब घर की मालकिन बन चुकी है। वो सास की सबसे भरोसेमंद साथी है और एक हाई प्रोफाइल लाइफ जी रही है। उसका बेटा भी बड़े लाड प्यार में पला है और अब कॉलेज में है। पर दूसरी तरफ असली वारिस हुआ जून की हालत बहुत खराब है। उसकी माँ एक छोटा सा ढाबा चलाती है और पिता निठल्ले हैं। अपने भाई की पढ़ाई के लिए हुआ जून को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर उसका सपना भी कॉलेज जाना है, इसलिए वो अपनी माँ से छुपकर सुबह 4 बजे दूध बांटने का काम करती है ताकि कुछ पैसे जोड़ सके। वो घर का सारा काम भी करती है और देर रात तक पढ़ाई भी, पर उसकी लाइफ में मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पिता एक धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं और सारा कर्ज उनके सिर आ जाता है। माँ इस सदमे से बीमार पड़ जाती है और सारा गुस्सा बेचारी हुआ जून पर उतारती है। वो चिल्लाती है कि तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, निकल जा इस घर से। बेचारी हुआ जून ये सब चुपचाप सहती है। दूसरी तरफ अरान की लाइफ में भी पुराना साया वापस आ गया है। वो गुंडा बॉयफ्रेंड जिसने उसे धोखा दिया था उसे वहाँ देख लेता है। अरान छुपने की कोशिश तो करती है, पर वो उसे पहचान लेता है। उसे वो पुराना वक्त याद आता है जब अरान प्रेग्नेंट थी और उसने उसे बुरी तरह दुत्कारा था। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर किया था। अब वो औरत जो कभी सर को
पर थी, एक अमीर खानदान की बहू बनी बैठी है और उसका वही पुराना बेटा अब अमीर घर का चिराग है। पर उसकी खुशियों को नजर लग जाती है जब वो गुंडा बॉयफ्रेंड उसकी जिंदगी में दोबारा एंट्री मारता है। अपना सच छुपाने के लिए अरान उसे मारने के लिए सुपारी देती है, पर वो गुंडा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो कातिल का इस्तेमाल करके वापस अरान तक पहुंच जाता है और उसे फोन करके धमकाता है। वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता अरान, अब मैं तुझे जो ढूंढता हुआ आ रहा हूँ। वो बॉयफ्रेंड बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उसे अब अपनी जिंदगी भर की कमाई का जरिया मिल गया है। अरान फोन पर बहुत डर जाती है क्योंकि वो उसके सारे काले कारनामे जानती है। वो उसे पुरानी बातें याद दिलाता है कि कैसे वो उसके सामने रोती थी। वो पूछता है कि हमारे बच्चे का क्या हुआ। अरान झूठ बोल देती है कि वो मर गया, पर वो गुंडा यकीन नहीं करता और उसे ब्लैकमेल करना जारी रखता है। वो बार बार अरान को धमकी देता है। मजबूर होकर अरान उसे चुप कराने के लिए मोटी रकम देती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, पर जिसे एक बार मुफ्त का पैसा मिल जाए वो इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। वो अरान को अपना योलचंशु यानी पैसों का पेड़ समझने लगता है और फिर से उसे मिलने का प्लान बनाता है। इधर बेचारी हुआ जून अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए दिन रात एक कर रही है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि जिस घर में वो रोज सुबह दूध देने जाती है वहाँ की मालकिन ही उसकी असली दुश्मन है। घर वापस आने पर वो देखती है कि गुंडों ने घर का सारा सामान तोड़ दिया है। अपने पिता की हालत और माँ की तकलीफ देखकर हुआ जून अपना कॉलेज जाने का सपना कुर्बान कर देती है। वो अपने सारी जमा पूंजी अपने पिता के हाथ में रख देती है। उसके पिता अपनी बेटी की ये कुर्बानी देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। हुआ जून उन्हें संभालती है और कहती है कि कोई बात नहीं पापा, मैं ठीक। वो अपने पिता के आंसू पोंछती है और मुस्कुराने का नाटक करती है ताकि उन्हें दुख न हो। तभी वह गुंडा बॉयफ्रेंड अरान की फैक्ट्री पहुंच जाता है। अरान अब पूरी तरह फंस चुकी। उसे रास्ते से हटाने के लिए वो फैक्ट्री से बड़ी रकम चोरी करती है ताकि उसे देखिए हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सके। पर किस्मत देखिए, जब वो पैसे देने जा रही होती है तभी उसे सास का भतीजा देख लेता है। शक होने पर वो उसका पीछा करता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। घबराहट में अरान झूठ बोलती है कि ये आदमी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है। वह गुंडा भी एक्टिंग में उसका साथ देता है, पर अरान के चेहरे का डर उस भाई को शक में डाल देता है। जांच करने पर पता चलता है कि कंपनी का ऐसा कोई पार्टनर है ही नहीं। उसे शक हो जाता है कि अरान के डेस्क से एक पता ढूंढ निकालता है। जब अरान को पता चलता है कि उसका पीछा किया जा रहा है तो वो तुरंत उस गुंडे को वहाँ से भागने के लिए फोन करती है। पर असली धमाका तो अब होने वाला था। तभी वहाँ चचेरा भाई आ जाता है और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। वो शक भरी नजरों से उस गुंडे चांगसू को देखता है। अरान, जिसने दूसरों की पहचान चुराकर खुद को समीर घर की बहू बना लिया था और अब तक बड़े ऐशो आराम की लाइफ जी रही थी, उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो बुरी तरह घबरा जाती है और उसका पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगता है। और तभी अचानक वहाँ फोन की घंटी बजती। फोन पर सास कहती है कि हमारे यहाँ एक मेहमान आए हैं। तुम चांगसू जी को तो जानती ही होगी, उन्हें तुम्हारे चचेरे भाई साथ लेकर आए हैं। तुम जल्दी यहाँ आओ और सब समझाओ। अरान को लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया, जिसका डर था वही हुआ। वो बुरी तरह डर जाती है और रेस्टोरेंट पहुंचते ही अरान सीधे भाई के पैरों में गिर जाती है। वो रोने लगती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो बहुत मजबूर थी। पर इससे पहले कि वे सारा सच उगलती, भाई बीच में ही बोल पड़ता है कि मुझे तुम्हारे मोबाइल से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। असल में चांगसू ने उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसने सबको ये झूठ बोल दिया कि वे दोनों बरसों पहले बिछड़े हुए भाई बहन हैं। अपने बेटे की मौत के बाद सास हमेशा अरान के लिए बुरा महसूस करती थी, इसलिए जब उसे पता चला कि अरान का अपना भाई मिल गया है तो वे बहुत खुश हो जाती है और चांगसू को घर पर दावत के लिए बुला लेती है। नकली बेटी हुई जो भी अपने इस नए मामा को पाकर बहुत खुश होती है। शायद खून का रिश्ता था, इसलिए हुईजू को इस नकली मामा से हैरानी की बात तो ये थी कि उन दोनों की पसंद नापसंद भी बिल्कुल एक जैसी थी। ये देखकर चांगसू को एक पल के लिए वहम होने लगता है कि कहीं हुईजू उसकी अपनी ही बेटी तो नहीं है। ये सुनकर अरान का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह उस पर चिल्लाने लगती है। वो गुस्से में कहती है कि हुईजू तुम्हारी बेटी नहीं है। 20 साल पहले जब मैंने उसे मारने को कहा था तब तो तुम नहीं आए और अब उसे अपनी बेटी बता रहे हो। हुईजू मेरे पति की बेटी है और वो इसी घर की वारिस है, समझे तुम। चांगसू कहता है कि अगर नहीं है तो इतना चिल्ला क्यों रही हो, कुछ तो गड़बड़ है। अरान उसे धमकी देती है कि अगर दोबारा मेरी बेटी का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आने वाले दिनों में चांगसू पूरी तरह अरान के पीछे पड़ जाता है और उसे कंपनी में मैनेजर की नौकरी दिलाने की जिद करता है। पर जब अरान ये बात अपनी सास के सामने रखती है तो वह साफ मना कर देती है। सास कहती है कि मैनेजर की पोस्ट बहुत जिम्मेदारी वाली होती है, अगर मेरा अपना बेटा भी होता तो उसे भी कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ता। सास की दो टूक बात सुनकर अरान बेबस हो जाती है। इस बीच अरान को कंपनी की तरफ से एक अनाथालय में दान पुण्य के काम के लिए जाना पड़ता है। एक बिजनेसमैन जो अरान के साथ डील करना चाहता था, उसे ये खबर मिल जाती है। वो अपनी पत्नी को अरान से जान पहचान बढ़ाने के लिए उसी अनाथालय भेज देता है। पर दुनिया कितनी छोटी है ना, उसी बिजनेसमैन के घर की नौकरानी भी वहाँ आ जाती
आती है, जो कि असल में वही असली बहू येनशी है। जैसे ही वे दोनों अंदर जाने वाली होती है तभी वे मालकिन अचानक गिर जाती है। किस्मत ने एक बार फिर अरान को बचा लिया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरान खुद चलकर हॉस्पिटल उस मालकिन का हाल पूछने पहुंच जाती है और वहाँ उसका सामना आखिरकार येनशी से हो ही जाता है। येनशी उसे पहचान नहीं पाती और बस पानी का पता पूछती है। अरान उसे बताती है कि पीने का पानी उस तरफ है। येनशी उसे शुक्रिया कहती है, पर अरान का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसे लगता है कि क्या येनशी ने उसे पहचान लिया। उसी रात अरान को एक बहुत डरावना सपना आता है, जिसमें चांगसू उसका सारा पर्दाफाश कर देता है और येनशी उसके घर पहुंच जाती है। सपने में येनशी सबको बताती है कि वो असली गवाह है। अरान एक धोखेबाज औरत है जो पहले एक बार में काम करती थी। अरान को समझ आ जाता है कि अब हाथ पर हाथ धरे बैठने से काम नहीं चलेगा। वो फिर से गुंडों से संपर्क करती है और इस बार वो चांगसू का काम हमेशा के लिए तमाम करना चाहती है। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अरान बहुत चालाकी से चांगसू को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है, यह बहाना बनाकर कि उसे नौकरी के बारे में बात करनी है। पर रास्ते में चांगसू को हुईजू मिल जाती है और वे दोनों साथ में ही रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। गुंडा कातिल हुईजू को नहीं पहचानता था। वो सोचता है कि एक के साथ एक फ्री, दोनों को ही खत्म कर देता हूँ। इधर अरान को जब पता चलता है कि उसकी बेटी भी चांगसू के साथ है तो वो पागलों की तरह रेस्टोरेंट की तरफ भागती है। दूसरी तरफ कातिल ने चाय में जहर मिला दिया है। जैसे ही हुईजू वो चाय पीने वाली होती है, अरान वहाँ पहुंच जाती है। अरान कहती है कि आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है, पर अरान की इस अजीब हरकत से चांगसू को शक हो जाता है। वो उसे फिर से धमकी देता है कि अगर उसने कोई चालाकी की तो वो उसका सारा काला चिट्ठा सबके सामने खोल देगा और उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। अरान अब पूरी तरह हार मान लेती है और किसी तरह जुगाड़ करके चांगसू को अपनी सास की कंपनी में लगवा देती है। अब जाकर चांगसू को चैन मिलता है, पर येनशी का डर अभी भी अरान के मन में था। वो जासूसों से उसका पता लगवाती है पर कुछ हाथ नहीं लगता। पर कहते हैं ना, जिसे ढूंढे गली गली वो मिले बगल में। एक पार्टनर के घर जाते वक्त अरान की मुलाकात फिर से येनशी से हो जाती है। येनशी अपनी पुरानी सहेली को पाकर बहुत खुश होती है और उसे अपनी सारी आप बीती सुना देती है कि कैसे उसकी बच्ची खो गई और वह अब एक नौकरानी है। अरान बाहर से तो हमदर्दी जताती है, पर अंदर ही अंदर वो काम कर रही होती है। वो येनशी को शहर से दूर भेजने के लिए उसे एक नर्स की नौकरी का झांसा देती है, पर येनशी अपने काम और लाइफ का हवाला देकर मना कर देती है। उनकी ये सारी बातें चांगसू छुपकर सुन लेता है। अब जब उसे पता चलता है कि अरान असल में येनशी की पहचान चुरा कर जी रही है तो उसे सब समझ आ जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि हुईजू उसकी और अरान की ही बेटी है। वो अरान का गला पकड़ लेता है और सच उगलवाता है। अरान मान लेती है कि उसने येनशी की जिंदगी और उसकी बेटी दोनों को तबाह कर दिया। अरान की ये चालाकी देखकर चांगसू भी दंग रह जाता है। अब वे दोनों एक ही कश्ती में सवार थे, इसलिए चांगसू एक नया प्लान बनाता है। वो कहता है कि अगर येनशी खुद नहीं जा रही तो हम उसे वहाँ से निकलवा देंगे। अरान उस बिजनेसमैन की पत्नी के पास जाती है और उसे एक झूठी कहानी सुनाती है कि आजकल की खूबसूरत नौकरानियां कैसे घर के मालिकों पर डोरे डालती है। वो भोली मालकिन अरान की बातों में आ जाती है। अब उसे येनशी का पानी पिलाना भी चुभने लगता है। जब वो मालकिन अपने पति और येनशी को दरवाजे पर साथ देखती है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो अपने पति के कपड़ों को सूंघने लगती है ताकि कोई सबूत मिल सके। तभी अरान एक और चाल चलती है। वो बिजनेसमैन का लाइटर चुरा लेती है और चुपके से उसे येनशी के कमरे में छुपा देती है। इसके बाद वो मालकिन के कान भरना शुरू करती है। मालकिन से कहती है कि उसने साहब को एक औरत के साथ बहुत करीब देखा था, जो दिखने में तो साधारण थी पर काफी शालीन लग रही थी। वह कहती है कि साहब उस औरत के साथ बहुत प्यार से बात कर रहे थे और वो औरत साहब उसे आंटी कह रहे थे। मालकिन को समझ आता है कि ये तो उसकी नौकरानी येनशी की बात हो रही। गुस्से में पागल मालकिन येनशी के कमरे की तलाशी लेती है और वहाँ उसे वही लाइटर मिल जाता है। उसका खून खौल उठता है और वो सीधे जाकर येनशी के चेहरे पर पानी फेंक देती है। वो चिल्लाती है कि मेरे पति का लाइटर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है। बेचारी येनशी को तो समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और वो बेकसूर होकर भी गुनाहगार बन जाती है। गुस्से में पागल मालकिन सीधे जाकर येनशी के चेहरे पर पानी फेंक देती है। वो चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे पति का लाइटर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है। बेचारी येनशी को तो समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो शौक में बस इतना ही बोल पाती है कि मालकिन ये सब क्या है, आखिर ये लाइटर मेरे पास कहाँ से आया। पर मालकिन तो अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। हाँ, तो अब तुम पूछोगे कि ये सब क्या है। जब तुम बेघर थी तो तरस खाकर मैंने तुम्हें सिर छुपाने की जरिए दी और तुमने बदले में क्या किया, मेरे ही पति पर डोरे डाले। पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाए तुमने। आज तो तुम्हारी असलियत सबके सामने आ ही गई। मालकिन का गुस्सा 7वें आसमान पर था और बेचारी येनशी बस हक्की बक्की खड़ी रह गई। मालकिन के इन तीखे सवालों का येनशी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो तो बेकसूर थी। उसी रात तेज कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच येनशी को बेरहमी से घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। मालकिन चिल्लाई, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। येनशी ने बारिश में भीगते हुए अपने
पति की वो आखिरी तस्वीर उठाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं था। वो खाली सड़कों पर पागलों की तरह भटकने लगी, दिल में दर्द और आंखों में आंसू लिए। दूसरी तरफ अरान के घर का नजारा ही कुछ और था। पूरा परिवार गर्म आलीशान कमरे में बैठा हंसी मजाक कर रहा था, गाना गा रहा था जैसे कोई पाप हुआ ही ना हो। किस्मत का खेल देखिए, तभी खाना डिलीवरी करने गई हुआ जून की माँ को यान्शी कोने में ठिठुरती हुई मिली। उसे इस हालत में देख माँ का दिल पसीज गया और वो उसे अपने छोटे से ढाबे पर ले आई। उसने यान्शी को गर्मा गर्म चाय पिलाई और रात भर वहीं रुकने को कहा। यान्शी इतनी नेक दिल थी कि उसने एहसान चुकाने के लिए पूरा रेस्टोरेंट और किचन चमकता हुआ साफ कर दिया। उसकी मेहनत देखकर हुआ जून की माँ बहुत इम्प्रेस हुई और उसे वही काम पे रख लिया। अब यान्शी को दर दर भटकने की जरूरत नहीं थी। तभी वहाँ हुआ जून की एंट्री होती है। ये वही बच्ची है जिसे 20 साल पहले चुराया गया था। आज माँ बेटी एक दूसरे के सामने खड़ी थी पर पहचान नहीं पा रही थी। यान्शी को उसे देखकर एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। बातें करते करते दोनों को पता चला कि उनकी आदतें कितनी मिलती जुलती है। दोनों को छोटी उंगली मोड़ने की आदत थी और खाने पीने की पसंद भी बिल्कुल एक जैसी। हुआ जून की मासूम मुस्कान देखकर यान्शी को एक पल के लिए लगा कि काश उसकी बेटी भी ऐसी ही होती। वो मन ही मन सोचने लगी, कितनी खुशकिस्मत है इसकी माँ। उसे क्या पता था कि जिसे वो किस्मत कह रही है वो उसकी अपनी ही कोख का हिस्सा है। यान्शी भावुक होकर कहती है, आप दोनों माँ बेटी को साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक दूसरे की जान हो आप लोग। दूसरी तरफ चांग सू को एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। उसे मालूम पड़ता है कि हुई जो असल में अरान की सगी बेटी है और वो भी तब हुई जब अरान नकली बहू बनके उस घर में आई थी। पहले तो अरान ने झूठ बोला था कि बच्ची चुराई हुई है, पर अब चांग सू के दबाव में उसने सारा सच उगल दिया। अरान रोते हुए कहती है, मैं ये सब छोड़कर नहीं जा सकती चांग सू, मैं ये सब हुईजू के लिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस अमीर खानदान की सारी जायदाद मेरी बेटी को मिले। अगर तुम उसे अपनी बेटी मानते हो तो अपना मुंह बंद रखो। उसे तुम्हारे जैसे गुंडे बाप की नहीं बल्कि एक मरे हुए अमीर बाप की साख की जरूरत है ताकि वो महारानी बनकर जी सके। पूरी रात सोचने के बाद चांग सू भी इस पाप में शामिल हो जाता है। वो फैसला करता है कि वो भी अपनी पहचान छुपाएगा और अरान की मदद करेगा ताकि वो मिलकर इस बिजनेस पर कब्जा कर सके। वो कहता है, ठीक है, अब मैं भी इस खेल में अपना सब कुछ लगा दूंगा, बस तुम अपनी नजरें जमारे रखना। अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था शू डक, जो उस घर का असली वारिस और इकलौता मर्द था। वो सालों से बिजनेस संभाल रहा था। अरान और चांग सू जानते थे कि जब तक शू डक रास्ते से नहीं हटेगा वो कंपनी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि दादी शू डक को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने वाली है। दादी कहती है, शू डक, मैं चाहती हूँ कि तुम इस कंपनी को आगे बढ़ाओ। अरान बाहर खड़ी ये सब सुन लेती है और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। अब वो पहले वार की तैयारी करती है। इत्तेफाक से शू डक के पास कंपनी के पेमेंट के बहुत सारे पैसे आए हुए थे। इत्तेफाक से शू डक के पास जैसे ही ऑफिस का समय खत्म हुआ, अरान ने चालाकी से शू डक को बातों में उलझा के बाहर भेज दिया और पीछे से चांग सू ने वो सारे पैसे गायब कर दिए। पर उन्होंने वो पैसे अपने पास नहीं रखे बल्कि शू डक की नई गर्लफ्रेंड को दे दिए। उन्होंने लड़की से झूठ बोला कि शू डक ने उसके लिए बुटीक खोलने के लिए ये पैसे भेजे। अगले दिन जब शू डक को पता चला कि पैसे गायब हैं तो हंगामा खड़ा हो गया। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और अरान वहाँ खड़ी होकर झूठी हमदर्दी जता रही थी। तभी वो बेवकूफ गर्लफ्रेंड ऑफिस आ जाती है और सबके सामने शू डक को गले लगा के शुक्रिया कहती है कि इतने सारे पैसे देने के लिए थैंक यू। बेचारा शू डक तो शौक में था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर सारे सबूत उसके खिलाफ थे। दादी का भरोसा उस पर से पूरी तरह उठ गया और उन्होंने उसे वारिस बनाने का फैसला टाल दिया। अरान और चांग सू अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी हुईजू उनकी बातें सुन लेती है। चांग सू अरान से कह रहा था, चाहे तुम मुझे दुनिया के सामने चचेरा भाई बताओ, पर सच तो ये है कि मैं ही हुईजू का असली बाप हूँ। वो मेरा खून है। हुईजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बाप को वो 20 साल से पूछ रही थी वो उसका सगा था ही नहीं और ये नया आदमी जो एक मामूली गुंडा है वो उसका असली बाप है। एक अमीर खानदान की वारिस होने का उसका घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। वो इस कड़वे सच को बर्दाश्त नहीं कर पाई। गुस्से और नफरत में हुईजू पागल हो जाती है। वो अपनी सारी कीमती चीजें फेंक देती है और कॉलेज से भी नाम कटवा लेती है। उसे लगता है कि जब वो अपने पापा की असली बेटी ही नहीं है तो उसे उनकी विरासत का भी हक नहीं है। पर फिर उसके अंदर की शैतानी जागती है। वो तय करती है कि वो अपना अमीर स्टेटस किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। वो दादी के पास जाती है और कहती है कि वो बिजनेस सीखना चाहती है। किस्मत देखिए, कंपनी में बेकरी कंपटीशन होने वाला था और वहाँ असली वारिस हुआ। जून ने भी हिस्सा लिया था। अब मुकाबला था असली और नकली के बीच। हुई जो घमंड में कहती है, एक मामूली कर्मचारी और मुझ में क्या मुकाबला हुआ। जून भी करारा जवाब देती है कि मुकाबला तो मैदान में ही पता चलेगा। हुईजू ने महंगे चॉकलेट और ओवन का इस्तेमाल करके आलीशान केक बनाया, जबकि गरीब हुआ जून ने अपनी सादगी से एक साधारण शकरकंद स्वीट पोटैटो का ब्रेड बनाया। पर जब चखने की बारी आई तो लोगों को हुआ जून का देसी स्वाद इतना पसंद आया कि हुईजू की जलन के मारे चीख निकल गई। फाइनल के दिन हुईजू ने चुपके से हुआ जून के बनाए ब्रेड को
को जमीन पर फेंक कर पैरों से कुचल दिया। जब रिजल्ट का वक्त आया तो हुआ जून की प्लेट खाली थी। दादी रिजल्ट सुनाने ही वाली थी कि तभी हुआ जून दौड़ती हुई आई। उसने हार नहीं मानी थी और टूटे हुए ब्रेड को देख तुरंत एक नया बैच तैयार कर लिया था। हुईजू का चेहरा उतर गया। जजमेंट हुआ तो पता चला कि दोनों का स्कोर बराबर है। दादी ने फैसला किया कि वो दोनों को कंपनी में रखेंगी और वक्त तय करेगा कि कौन बेहतर है। दूसरी तरफ येनशी को अनाथालय से फोन आता है कि उसकी 20 साल पुरानी खोई हुई बेटी मिल गई है। जैसे ही उसने वो छोटे कपड़े देखे जिन पर उसने खुद फूल काटा था, उसके हाथ कांपने लगे। येनशी को यकीन हो जाता है कि यही उसकी सुना है। वो खुशी से रोने लगती है। पर दूसरी तरफ हुआ जून को भी अपनी माँ की अलमारी से वही छोटे कपड़े मिलते हैं जिन पर फूल बना हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। तभी एक और लड़की जो खुद को येनशी की बेटी बता रही थी, वो सारे पैसे और कीमती सामान लेकर भागने की फिराक में थी। येनशी उसे अपनी असली बेटी समझकर प्यार लुटा रही थी। वो लालची लड़की येनशी के लाए हुए कपड़ों को पुराना और बेकार कहकर फाड़ देती है। ये सब हुआ जून देख लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस लड़की को डांटती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ के दिए हुए कपड़े फाड़ने की। पर वो लड़की बदतमीजी पर उतर आती है और कहती है कि मुझे ऐसे सस्ते कपड़े में ही चाहिए। माँ बेटी का मिलन तो हुआ था पर गलत इंसान के साथ। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। कोई बात नहीं, इस बार अपनी पसंद की ड्रेस खरीद लेना। शुक्रिया मम्मी, आप दुनिया की बेस्ट माँ हो। ये देख हुआ जून का खून खौल उठा क्योंकि उसे पता था कि उस पुरानी फ्रॉक की येनशी के लिए क्या अहमियत थी। वो चिल्लाई, मम्मी ने तुम्हें ढूंढते हुए हर रात उस कपड़े को सीने से लगाया था और तुमने उसे इतनी आसानी से फाड़ दिया, ऊपर से झूठ भी बोल रही हो। हुआ जून सफाई देने की कोशिश करती है पर येनशी अपनी नकली बेटी के मुंह में अंधी होकर बेचारी हुआ जून को ही डांट देती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी असली औलाद तो उसके ठीक सामने खड़ी होकर आंसू बहा रही है। उधर येनशी और उसकी नकली बेटी बाजार में घूम रहे होते हैं जहाँ उनकी मुलाकात दादी से हो जाती है। दादी को जब पता चलता है कि येनशी की भी एक बेटी है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाती है क्योंकि उन्हें अपने मरे हुए बेटे की याद आ जाती है। दोनों को एक दूसरे से मिलकर एक अनजाना सा लगाव महसूस होता है। बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को ये खास तरह की मिठाई दगाओ बहुत पसंद है। एक को अपने पति की वजह से और दूसरी को अपने बेटे की वजह से। घर आकर दादी वही मिठाई अरान को दिखाती है पर अरान उसे पहचान ही नहीं पाती। दादी हैरान होकर पूछती है, अरान क्या तुम्हें ये मिठाई याद नहीं? मेरे बेटे सुंगजे को तो ये बहुत पसंद थी और तुम अक्सर उसके लिए हॉस्पिटल भेजा करती थी। अरान हकलाने लगती है और झूठ बोल देती है कि ओ हाँ अब याद आया। शक का कीड़ा अब दादी के दिमाग में रेंगने लगा था। वो अरान को लेकर चेकअप के लिए उसी पुराने हॉस्पिटल जाती है। वो अरान को देखकर कहता है कि वो उसे नहीं पहचानता। दादी का शक अब गहरा आने लगता है और वो अपने भतीजे शूडुक से कहती है कि जाकर उस पुरानी नर्स पियो का पता लगाओ। अरान की बेटी हुईजू ये सब सुन लेती है और डर जाती है कि कहीं दादी को सब पता न चल जाए। अब अरान को किसी भी हाल में उस नर्स का मुंह बंद करना था। अगले दिन शूडुक उस नर्स से मिलता है। नर्स साफ कह देती है कि अरान वो औरत नहीं है जिसे वो जानती थी। उसने अपनी पुरानी सहेली से येनशी की असली फोटो भी मंगवा ली है। हुईजू चुपके से वहाँ पहुँचती है। उसके होश उड़ जाते हैं। फोटो में अरान नहीं बल्कि कोई और ही औरत असली येनशी थी। अब शूडुक ने फैसला किया कि कल वह उस नर्स को दादी के सामने लाएगा और अरान का पर्दाफाश करेगा। चांगसू को जब पता चलता है कि खेल हाथ से निकल रहा है तो वो अरान को संभालता है। वो कहता है अभी सब खत्म नहीं हुआ है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इधर हुईजू पूरी तरह टूट चुकी है। वो सोचती है पापा मेरे पापा नहीं है और मम्मी भी वो नहीं जो मैं सोचती थी, तो आखिर मैं हूँ कौन? उसका वजूद ही एक झूठ बन चुका था। अगले दिन दादी अरान को आमने सामने बिठाती है और नर्स पियो को बुलाती है। पर यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। चांगसू ने रात भर में नर्स को मोटी रकम देकर खरीद लिया था। नर्स अचानक अपनी बात से पलट जाती है और दादी से कहती है माफ कीजिएगा, मुझे गलत फहमी हो गई थी। अरान ही वो असली बहू है जिसे मैं जानती थी। अरान की जान में जान आती है पर शूडुक का शक अब और भी गहरा हो जाता है। वो ठान लेता है कि वो इस सच की तह तक जाकर ही रहेगा। इधर हुईजू ने जासूसों के जरिए चांगसू और अपनी माँ का काला बीता हुआ कल ढूंढ निकाला। उसे पता चलता है कि उसकी माँ कभी अरान नाम की एक बारगर्ल थी। हुईजू का घमंड चकनाचूर हो गया। उसके असली माँ बाप एक गुंडा और एक डांसर हैं, पर वो अपनी अमीर पहचान खोना नहीं चाहती थी। वो खुद से वादा करती है कि वो इस कड़वे सच को हमेशा के लिए दफन कर देगी और मिन खानदान की बेटी बनकर ही जिएगी। दादी येनशी की नकली बेटी सुना पर तरस खाकर उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे देती है। वहाँ सुना देखती है
कि अरान की नेम प्लेट पर उसकी माँ का नाम लिखा है। अरान को जब पता चलता है कि दादी की सहेली वही येंशी है तो उसका दिल बैठने लगता है। वे चुपके से येंशी का पीछा करते हुए उसी रेस्टोरेंट पहुंचती है। वहाँ वो हुआ जो उनकी माँ को येंशी के साथ देखती है और गलतफहमी पाल लेती है कि हुआ जून ही येंशी की बेटी है। उसे लगता है कि चलो खतरा टल गया। घर आके अरान अपनी सास को खुश करने के लिए कहती है कि वो उनकी सहेली येंशी को खाने पर बुलाना चाहती है। उसने बहुत सारा खाना बनाया, पर जैसे ही येंशी घर के अंदर आती है अरान के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत कमरे में छुप जाती है। खाने की मेज पर बातों बातों में येंशी बता देती है कि उसका और अरान का नाम एक ही है और दोनों कभी नर्स हुआ करती थी। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती। सुंगजे के पुराने कॉलेज की एक रियूनियन पार्टी होती है। दादी वहाँ जाने की जिद करती है और अरान को भी साथ ले जाती है। अरान वहाँ जाने से कतरा रही थी पर उसे जाना पड़ा और आखिर वही हुआ जिसका डर था। पार्टी में असली और नकली बहू का आमना सामना हो गया। जैसे ही किसी ने पुकारा येंशी, असली येंशी पलट गई। सबकी नजरों के सामने सालों पुराना राज खुलने ही वाला था। अरान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। इससे पहले कि येंशी उसे पहचान कर सबको सच बताती, अरान ने बेहोश होने का नाटक किया और जमीन पर गिर गई। दादी घबराकर पानी लेने भागती है। अकेले में अरान येंशी के सामने हाथ जोड़ लेती है और एक मनगढ़ंत इमोशनल कहानी सुनाती है। वो कहती है कि वो पहले एक बार में काम करती थी और उसे अपना नाम बदलकर यहाँ शादी करनी पड़ी ताकि वो एक शरीफ जिंदगी जी सके। वह येंशी से मिन्नतें करती है कि प्लीज मेरा घर मत उजाड़ना, मेरी बच्ची के लिए मेरा राज राज ही रहने दो। भोली भाली येंशी अरान के आंसुओं पर यकीन कर लेती है और वादा करती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। वो दादी से भी दूरी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। पर चांगसू जानता था कि येंशी के पास सुंगजे की एक पुरानी फोटो है जो कभी भी मुसीबत बन सकती है। इसलिए वे येंशी की लालची नकली बेटी को बहकाना शुरू करता है कि तुम्हारे दादा दादी बहुत अमीर है और मैं तुम्हें उन तक पहुंचा सकता हूँ। लालच में आकर वो लड़की अब अपने ही घर में आग लगाने को तैयार। अगर पिता की एक फोटो मिल जाए तो शायद मैं उन्हें पहचान लूं। सच में क्यों नहीं? चांगसू मन ही मन हंस रहा था। उसे यकीन नहीं था कि ये लड़की इतनी आसानी से उसके जाल में फंस जाएगी। अब उनका प्लान साफ था, दादी के पास मौजूद असली फोटो को भी गायब करना ताकि येंशी की पहचान का कोई सबूत ही न बचे। दूसरी तरफ येंशी की नकली बेटी सुना को जब पता चला कि उसकी अपनी माँ उसे अपनाने से डर रही है तो वे सुध बुध खोकर सड़क पर चलने लगी। तभी एक तेज रफ्तार साइकिल उसकी तरफ बढ़ी। अरे तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मम्मी आपको भी तो चोट लगी है। मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ। झूठ क्यों बोल रही है? आपको दर्द हो रहा है ना? थोड़ा दर्द है पर मैं सह सकती हूँ। येंशी का ममता भरा अंदाज देख सुना का दिल भर आया। सुना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने येंशी को सच बता दिया कि चांगसू ने फोटो चुरा लिए। येंशी आग बबूला होकर सीधे फैक्ट्री पहुंचती है पर कमीने चांगसू ने फोटो पहले ही जला दी थी। वो बहाना बनाता है कि फोटो खो गई है। तभी वहाँ दादी आ जाती है। दादी कहती है कि वो सुना के दादा दादी को ढूंढने में मदद करेंगी। वो पूछती है बेटा सुना के पिता का नाम क्या था? येंशी बोलने ही वाली थी कि नहीं रुकिए। अरान घबराकर बीच में कूद पड़ती है। अरे फोटो कोई जानबूझ के थोड़े ही खोता है, मैं तो बस मदद करना चाह रही थी और यहाँ तो सब मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। अरान ने बड़ी चालाकी से बात घुमा दी और एक बार फिर उसका राज दफन रह गया। पर दादी का मन नहीं माना। उन्हें फोटो खोने का दुख था, इसलिए वो अरान के साथ येंशी के ढाबे पर पहुंच गई। किस्मत से येंशी वहाँ नहीं थी। दादी ने वहाँ बताया कि वो येंशी के ससुराल वालों को ढूंढने में मदद करना चाहती है। तभी उन्हें पता चला कि येंशी कल ही अपने पुराने गांव जा रही है ताकि वहाँ से कोई सुराग मिल सके। ये सुनकर अरान के तो होश ही उड़ गए। डर के मारे उसे चक्कर आने लगे। दादी अपना सिर दर्द कम करने के लिए बैग में दवा ढूंढने लगी और अपना पर्स वही टेबल पर छोड़ दिया। अरान की नजर उस पर्स पर थी। उन दोनों के जाने के बाद सुना को उस पर्स में एक फोटो दिखी जो उसके पिता से बिल्कुल मिलती जुलती थी। अगले दिन जब येंशी गाँव गई तो सुना सीधे दादी के ऑफिस पहुंच गई। दादी वहाँ नहीं थी तो उसने पर्स की तलाशी ली। फोटो देखते ही वह सन्न रह गई। क्या मालकिन का बेटा ही हमारे पिता थे? तो फिर मेरी माँ कौन है और ये सब क्या चक्कर है? इधर येंशी को गाँव में कोई जानकारी नहीं मिली क्योंकि अरान ने पहले ही सबको पैसे खिलाकर मुंह बंद कर दिया था। अब अरान और चांगसू ने नया प्लान बनाया येंशी और उसकी बेटी को इस शहर से ही बाहर फेंकने का। सुना ने कर उनकी सारी बातें सुन ली और उसे समझ आ गया कि उसकी मम्मी के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। पर चांगसू उसे देख लेता है। एक सुनसान गली में वह सोना को पकड़ लेता है। धक्का मुक्की में सोना को पकड़ लेता है। चांगसू ने तो बस हल्का सा धक्का दिया था पर सोना का सिर पत्थर से टकराया और उसकी मौत हो गई। येंशी वहाँ पहुँचती है तो चांगसू को भागते हुए देखती है। मम्मी मेरा बैग। वो मालकिन नहीं, कुछ मत बोलो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। मम्मी मेरे बैग में मालकिन की वो फोटो है, मुझे माफ कर देना पर मैं आपके साथ बिताए इन कुछ
कुछ दिनों में बहुत खुश थी और इतना कहते ही सुना ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने जब उसे मृत घोषित किया तो येनसी सदमे से बेहोश हो गई। दूसरी तरफ चांग सू ने सारे सबूत जला दिए, पर उसे डर था कि येनशी ने उसे देखा है। अपना गुनाह छुपाने के लिए अरान और चांग सू ने सारा इल्जाम येनशी पर ही मर दिया। उन्होंने झूठे गवाह खड़े किए। एक गवाह ने पुलिस से कहा, हाँ मैंने देखा था, माँ बेटी में पैसों को लेकर झगड़ा हो रहा था। माँ बहुत चिल्ला रही थी और फिर अचानक चीख सुनाई दी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो माँ अपनी खून से लथपथ बेटी को पकड़े हुए थी। पुलिस ने उस झूठे गवाह का शुक्रिया अदा किया। उन्हें लगा केस सुलझ गया, पर अगले दिन दादी को पता चला कि उनका पर्स गायब है। अरान और चांग सू समझ गए कि सुना फैक्ट्री में पर्स चुराने ही आई थी। वे तुरंत ढाबे की तरफ भागे। इधर येनशी को भी सुना की आखिरी बात याद आई और वो भी ढाबे की तरफ दौड़ी, पर येनशी को देर हो गई। अरान ने पहले ही बैग से फोटो निकाल ली थी। येनशी दादी से सब सच बताने जा ही रही थी कि पुलिस ने उसे घेर लिया। आपको आपकी बेटी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। येनशी चिल्लाती रही, नहीं मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अरान ने ऊपर तक पैसे खिला दिए थे। चांग सू का झूठा नॉट गिल्टी सर्टिफिकेट भी तैयार था। अरान ने येनशी के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा, कैसी माँ हो तुम, अपनी ही बेटी को मार डाला। अगर यही करना था तो 20 साल बाद उसे ढूंढा ही क्यों। येनशी रोते हुए बस यही कहती रही, मैंने अपनी सुना को नहीं मारा, मैं उसे जान से ज्यादा प्यार करती थी। पर असली ट्विस्ट तो अब आया। हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई कि सुना येनशी की सगी बेटी थी नहीं। अरान ने खुद जाकर लाश की जांच की तो देखा कि बच्ची के कंधे पर जलने का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब 20 साल पहले वाली असली बच्ची अभी भी कहीं जिंदा है। और तभी हुआजून की बुआ ने बातों बातों में बता दिया कि हुआजून एक गोद ली हुई बच्ची है और उसके पास बचपन के वो फूल वाले कपड़े आज भी है। सच्चाई जानने के लिए अरान चुपके से जून के घर में घुसती है और उसे वही कपड़े मिल जाते हैं। अब सब साफ था, हुआजून ही असली वारिस है। उसे रास्ते से हटाने के लिए चांग सू कंपनी में बड़ा घोटाला करता है और सारा इल्जाम जून पर लगा देता है। दादी उस पर बहुत गुस्सा होती है। इधर येनशी को अपनी सजा कम कराने के लिए झूठा जुर्म कबूल करना पड़ता है और उसे 3 साल की जेल हो जाती है। अरान अब चैन की सांस लेती है कि अब मैं ही असली येनशी हूँ। वक्त तेजी से बीतता है। 3 साल बाद जून ने अपनी मेहनत से एक बेकरी खोल ली है। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तभी एक अजनबी औरत उसके सामने आती है। जून उसे पहचान नहीं पाती, पर असली धमाका तो अब होगा। येनशी जेल से बाहर आ चुकी है। जेल में उसकी मुलाकात एक बहुत अमीर और ताकतवर औरत से हुई थी जिसने उसे बदला लेने में मदद करने का वादा किया है। येनशी ने चुपके से अरान की कंपनी के ढेर सारे शेयर्स खरीद लिए हैं। वो अब दोहरी जिंदगी जी रही है, दिन में एक साधारण वेटर और रात में किम है जिन, एक ऐसी औरत जो बदला लेने के लिए ही पैदा हुई है। अरान अब संभल जा, क्योंकि तेरी बर्बादी शुरू हो चुकी। तुम लोगों की बर्बादी अब बस शुरू ही हुई है। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम दोनों पूरी तरह खत्म नहीं हो जाते। येनशी अब चुप बैठने वालों में से नहीं थी। अपनी मासूम बेटी सुना की मौत और खुद पर लगे खून के इल्जाम का बदला लेने के लिए उसने मिसुंग कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिया। वो देखते ही देखते अरान की सबसे बड़ी इन्वेस्टर बन गई। अरान को भनक तब में थी कि जिस किम है जिन के सामने वो हाथ फैला रही है वह वही येनशी है जिसे उसने जेल भिजवाया था। 3 साल बीत चुके थे। अरान को लगा कि पुराना किस्सा खत्म हो गया, पर येनशी उसे उसकी औलाद की याद दिलाने आई थी। अगले दिन अरान के घर एक पार्सल आता है। चांग सू जैसे ही उसे खोलता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसमें वही शर्ट का बटन था जो सुना के कत्ल के वक्त वहाँ गिरा था। चांग सू और अरान बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि भतीजा शूडुक उनके पीछे पड़ा है और वही ये सब भेज रहा है। ऊपर से दादी अब रिटायर होने वाली थी और वो कंपनी की कमान शूडुक को सौंपना चाहती थी। अरान और चांग सू ने तय किया कि शूडुक को रास्ते से हटाना ही होगा। चांग सू एक चाल चलता है। वो अपने दराज में एक नकली सीक्रेट अकाउंट बुक रखता है और शूडुक जो पहले से ही उन पर शक कर रहा था इस जाल में फंस जाता है। वो जैसे ही वो डायरी दादी के सामने लाता है, अरान और चांग सू पासा पलट देते हैं। उस डायरी में शूडुक के नाम पर किए गए फर्जी ट्रांजैक्शन थे। अरान दादी को लेकर वहाँ पहुँचती है और ऐसा नाटक करती है कि दादी को लगता है शूडुक कंपनी के पैसे खा रहा है। दादी गुस्से में शूडुक को कंपनी से निकाल देती है। अब बिजनेस का सारा कंट्रोल अरान के हाथ में आ गया, पर एक दिक्कत थी। दादी ने अभी भी रिटायर होने का फैसला टाल दिया था। अरान को लगा कि दादी अभी भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। अब कंपनी पर पूरा कब्जा करने के लिए उन्हें और शेयर्स चाहिए थे, जिसके लिए उन्हें अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टर किम है जिनशी की जरूरत थी। जब वे तीनों मिलते हैं तो अरान को एक पल के लिए झटका लगता है, पर येनशी का मेकअप और स्टाइल इतना बदल चुका था कि अरान उसे पहचान नहीं पाती। येनशी ने जाल बिछाया और अरान चांग सू ने दादी से छुपकर पूरी कंपनी येनशी के पास गिरवी रख दी ताकि वे और शेयर्स खरीद सके। जैसे ही पैसे उनके हाथ आए, येनशी ने अपना अगला पत्ता फेंका। उसने टैक्स चोरी के नाम पर कंपनी पर छापा डलवा दिया। शेयर बाजार में कंपनी के दाम मिट्टी में मिल गए और अरान के पास मौजूद शेयर्स अब कागज के टुकड़े रह गए। अरान पागलों की तरह येनशी के पास पहुंचती है, पर अब येनशी
ने नकाब उतार दिया था। वह चोंगसू के सामने खड़ी होकर कहती है, कैसा लग रहा है खूनी, हैरान क्यों हो? मैं अपना हक वापस लेने आई हूँ। चोंगसू की बोलती बंद हो जाती है। मैं तुमसे तुम्हारी जान का हिसाब लेने आई हूँ। अब येनशी के पास न केवल कंपनी के शेयर्स थे बल्कि गिरवी रखने के कागजात भी। वो एक इशारे पर अरान को सड़क पर ला सकती थी। खुद को बचाने के लिए अरान सीधे येनशी के पैरों में गिर जाती है। वो गिड़गिड़ाने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। येनशी गुस्से में गरजती है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घुटने टेकने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? तुमने मेरी बेटी को बेरहमी से मार डाला और अब अपनी जान की भीख मांग रही हो। अरान रोते हुए कहती है, मेरी भी एक बेटी है, मैं उसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। प्लीज चोंगसू और मुझे बख्श दो। येनशी चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस जुबान से बेटी का नाम लेने की? मेरी बच्ची को तड़पा तड़पा कर मारने के बाद तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। येनशी का गुस्सा देख अरान समझ जाती है कि अब वो एक आखिरी खतरनाक चाल चलती है। वे जानती थी कि येनशी को कैसे काबू करना है। अगले दिन जब मीटिंग शुरू होने वाली थी, अरान वहाँ पहुँचती है और वही पुराने फूल वाले कपड़े दिखाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, पहचाना इसे? ये वही फ्रॉक है जो तुम्हारी असली बेटी ने पहनी थी। येनशी कांपने लगती है, सुना वो तो मर चुकी है। अरान हंसकर कहती है, 3 साल पहले जो मरी थी वो तुम्हारी बेटी नहीं थी, वो तो कोई अनाथ लड़की थी जिसे तुमने अपनी बेटी मान लिया था। तुम्हारी असली बेटी सुना अभी भी जिंदा है और उसका पता सिर्फ मेरे पास है। येनशी का कलेजा मुंह को आ जाता है। उसकी नफरत ममता के आगे हार जाती है। अपनी बेटी की जान और पते की खातिर उसे अरान की सारी शर्तें माननी पड़ती है। वह मीटिंग कैंसिल कर देती है, टैक्स की जांच रुकवा देती है और गिरवी रखे कागजात भी अरान को वापस कर देती है। अरान दादी के सामने भी दूध की धुली बन जाती है और सारा इल्जाम दूसरों पर डाल देती है। दादी एक बार फिर अरान पर भरोसा करने लगती है, पर येनशी को उसकी बेटी नहीं मिली। अरान उसे धमकी देती है कि अगर बेटी चाहिए तो 3 साल के लिए अमेरिका चली जाओ और तब तक यहाँ वापस मत आना जब तक मुझे कंपनी की पूरी विरासत नहीं मिल जाती। एक बार फिर बारिश भरी रात में येनशी बेसहारा होकर सड़कों पर भटकती है और बेहोश हो जाती है, पर तभी एक शख्स उसे बचाता है और हॉस्पिटल पहुंचाता है। अगर येनशी अभी जाग जाए तो शायद वो खुशी से चिल्ला उठे क्योंकि उसका पति सुंगजे है जो 23 साल पहले मर चुका था। सुंगजे का नाम अब जेम्स था। उस धमाके में सुंगजे मरा नहीं था बल्कि एक अमेरिकी ने उसे बचा लिया था, पर उसकी याददाश्त जा चुकी थी। अब वो अपनी यादें ढूंढने वापस कोरिया आया था। एक दिन दादी उसे बाजार में देख लेती है और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाती वे भीड़ में ओझल हो जाता है। दादी घर आकर अरान को बताती है कि उन्हें सुंगजे दिखा। अरान उसे पागल समझती है और कहती है, मम्मी आप शायद कमजोरी की वजह से वहम पाल रही है। सुंगजे अब इस दुनिया में नहीं है। भले ही अरान ने दादी को चुप करा दिया था, पर वो खुद बहुत चौकन्नी हो गई थी। वो उस जगह का पीछा करती है और आखिर में वो उस आदमी को देख लेती है। सुंगजे को जिंदा देखकर अरान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसके पास जाके उसे चेक करती है, पर सुंगजे उसे पहली बार मिलने वाले अजनबी की तरह देखता है। वो कहता है, माफ कीजिए, क्या हम पहले मिले हैं? जंग के दौरान मेरी याददाश्त चली गई थी, मुझे नहीं पता कि मेरा कोई परिवार भी है या नहीं। अरान समझ जाती है कि याददाश्त जाने की वजह से वो बच गई। अरान अब एक नया खेल खेलती है। उसे पता है कि अगर सुंगजे वापस आ गया तो उसकी गद्दी पक्की हो जाएगी। दूसरी तरफ दादी की ममता उन्हें सुंगजे के पुराने हॉस्पिटल ले जाती है। सुंगजे को भी कुछ कुछ धुंधला याद आने लगता है और वो भी उसी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ दादी और सुंगजे का आमना सामना होता है। दादी अपने बेटे को जिंदा देख उसे घर ले आती है। जैसे ही दादी सुंगजे को लेकर घर पहुंचती है, अरान का चेहरा ऐसा उतर जाता है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो बुरी तरह कांपने लगती है और सुंगजे से नजरें तक नहीं मिला पाती। माहौल इतना अजीब हो जाता है कि दादी को लगता है शायद दोनों सालों बाद मिलने की वजह से नर्वस है। वो उन दोनों को अकेला छोड़ देती है। सुंगजे पूछता है, कल तो हम मिले थे, फिर आज तुम अनजान क्यों बन रही हो? अरान झूठे आंसू बहाते हुए कहती है, मैं शौक में थी कि मेरा सुंगजे वापस आ गया है, पर उसे कुछ याद नहीं। मुझे डर था कि मम्मी ये सदमा सह पाएंगी या नहीं। सुंगजे उसकी बातों में आ जाता है, पर उसे इन अजनबियों के साथ रहना थोड़ा अजीब लग रहा था। अरान अब सुंगजे की आदर्श पत्नी बनने का नाटक शुरू कर देती है। हुईजू भी अपनी राजकुमारी वाली इमेज पक्की करने के लिए सुंगजे की सेवा में जुट जाती है। वो अपने असली पिता चांगसू को अब घर से बाहर निकालना चाहती है क्योंकि अब उसके पास उसका असली अमीर बाप वापस आ गया है। उसे क्या पता कि जिसे वो अपना बाप मान रही है वह उसकी माँ के पापों का सबसे बड़ा गवाह है। राज खुला, पाप का घड़ा अब भर चुका है। चांगसू गुस्से में अपनी मुट्ठी बींच लेता है। वहाँ टेबल पर हर कोई सुंगजे की चापलूसी कर रहा था और हद तो तब हो गई जब दादी ने अरान और सुंगजे को एक ही कमरे में सोने के लिए कह दिया। चांगसू का खून खौल उठा। अपनी औरत को किसी और का हस्बैंड कहते देखना और अपनी बेटी को किसी और को पापा कहते देखना अब उसके बर्दाश्त के बाहर था। वह अरान को खींचकर किनारे ले जाता है और चिल्लाता है, अब और नहीं, मुझे ये जायदाद नहीं चाहिए। मैं अभी जाके सबको सच बता दूंगा कि तुम एक धोखेबाज हो। अरान उसे रोकने के लिए पीछे भागती है। पागल मत बनो चांगसू, रुको। तभी हुईजू पीछे से चिल्लाती है, पापा। यह एक शब्द सुनकर चांगसू के पैर वहीं जम गए। उसे लगा था कि हुईजू को कुछ नहीं पता, पर वो तो सब जानती थी। वो नफरत से कहती है, मैं चुप इसलिए थी क्योंकि मुझे आप जैसे गरीब और
मामूली इंसान को अपना बाप कहने में शर्म आती है। अगर मैं इस घर की वारिस बनी रही तो मुझे दादी की कंपनी और सुंगजे की करोड़ों की जायदाद मिलेगी, सब मेरे आगे पीछे घूमेंगे। पर अगर सच बाहर आया तो मैं एक खूनी की बेटी कहलाऊंगी और दुनिया मुझ पर थूकेगी। मुझे एक असली बाप से बेहतर ये नकली रईस बाप मंजूर है। अपनी ही बेटी के मुंह से ये जहरीली बातें सुनकर चांगसू की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। वो वहाँ खड़ा बस तमाशा देख रहा था और उसे नकली खुशी का नाटक करना पड़ रहा था। पर अपनी बीवी और बेटी के ऐशो आराम के लिए वह एक बार फिर टूट गया। उसने तय किया कि वह अरान को कंपनी की मालकिन बनाकर ही दम लेगा। अब उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यानशी थी। अगर वो और सुंगजे कभी मिल गए तो पूरा खेल एक पल में खत्म हो जाता। अरान ने उसे ठिकाने लगाने के लिए अगले दिन की फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया। पर उसी रात हुआ जून की माँ को पता चलता है कि अलमारी से वो पुरानी फ्रॉक कपड़े गायब है। हुआ जून ने वो फ्रॉक यानशी के हाथ में देख ली थी और उसे शक हुआ कि ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसकी माँ की अलमारी में थी। उसने अपनी माँ को ये बात बताई। सच जानने के लिए माँ दौड़कर यानशी के कमरे में गई। जैसे ही उसने वो फ्रॉक देखी उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे समझ आ गया कि हुआ जून ही यानशी की असली बेटी है। यानशी को सामने देख माँ की हिम्मत जवाब दे गई। वो चाहकर भी ये सच नहीं बोल पाई कि मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ, मैंने तुम्हारी बेटी को चुराया है। उस रात माँ हुआ जून के कमरे में गई और उसे सोते हुए देख फूट फूट के रोने लगी। उसे याद आया कि कैसे इस बच्ची ने बाप का कर्ज उतारने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, दिन रात एक कर दिया। वो बुदबुदाई, मैं तुझे कैसे भेज दूं, मैं तुझे खोने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगले कुछ दिनों तक माँ का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वह हुआ जून के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती और उस पर बहुत प्यार लुटाती। आखिर में उसका ज़मीर जाग गया। उसने फैसला किया कि कल सुबह वो यानशी का कमरा खाली था, वह जा चुकी थी। माँ घबरा गई और पागलों की तरह हुआ जून के पास जाकर चिल्लाई, हुआ जून, वो आंटी ही तुम्हारी असली माँ है। तुम जिसे अपनी माँ समझती हो उसने तुम्हें चुराया था। जल्दी जा और अपनी असली माँ को रोक, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए चली जाए। 23 साल का लंबा इंतजार। आखिर माँ और बेटी एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रोईं। यानशी की आंखों में खुशी के आंसू थे। तीनों माँ बेटियां एक दूसरे को पकड़कर रो रही थी। दूसरी तरफ चांगसू फिर से अरान पर भड़क गया क्योंकि अरान सुंगजे के बहुत करीब जा रही थी। वे दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी दादी घर पहुंच गई और उनकी बातें सुन ली। चांगसू चिल्लाया था, हुआ जून, उस सुंगजे की नहीं मेरी बेटी है। दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता चल गया कि उनकी बहू और पोती दोनों नकली है। उनके हाथ से बैग गिर गया। चांगसू को एहसास हुआ कि कोई बाहर खड़ा है। उसने फौरन बात पलट दी और नाटक करने लगा, मैं तो बस ये कह रहा था कि हुईजू के पिता नहीं है तो मैं ही उसके बाप जैसा हूँ। आखिर 3 साल तक मैंने ही तो उसके लिए पिता से बढ़कर है। अरान ने भी बात संभाली, हाँ मम्मी, ये तो उसके लिए पिता से बढ़कर है। दादी को लगा शायद उन्हें सुनने में गलती हुई है, पर अरान और चांगसू समझ गए कि अब खतरा बहुत बढ़ गया है। उन्होंने दादी को रास्ते से हटाने के लिए एक डॉक्टर को पैसे खिलाए और दादी की नकली डिमेंशिया, भूलने की बीमारी की रिपोर्ट बनवा ली। उनका प्लान था कि इस रिपोर्ट के जरिए दादी को पागल घोषित कर कंपनी से निकाल देंगे और अरान मालकिन बन जाएगी। फिर बिजनेस बेचकर तीनों विदेश भाग जाएंगे। पर अरान को अभी भी उस एक फोटो का डर था जो सुंगजे और यानशी की साथ में थी। चांगसू ने वो फोटो अब तक नहीं जलाई थी क्योंकि वो उसे अरान के खिलाफ एक हथियार, ब्लैकमेल के तौर पर रखना चाहता था। दादी ने कमरे के बाहर खड़े होकर यह सारी साजिश सुन ली। उन्हें यकीन हो गया कि यानशी ही उनकी असली बहू है। उन्होंने तुरंत यानशी को फोन किया पर चांगसू ने देख लिया और फोन छीनकर काट दिया। अब दादी का सामना उन दोनों शैतानों से था। दादी ने चांगसू के कमरे की तलाशी ली और वो असली फोटो ढूंढ निकाली। उनकी आंखों के आगे से पर्दा हट गया। उन्होंने यानशी को फिर से फोन करने की कोशिश की पर चांगसू ने उन्हें पकड़ लिया। दादी चिल्लाईं, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने मेरे घर को नर्क बना दिया। अरान को बेशर्म और गंदा कहते हुए दादी ने उसे घर से निकलने को कहा। अरान भी अब टूट गई और चिल्लाई, मैंने 23 साल इस घर को दिए हैं, आपकी सेवा की है, कंपनी को खून पसीने से सींचा है। बहस इतनी बढ़ गई कि अरान ने गुस्से में दादी को धक्का दे दिया। दादी को दिल का दौरा पड़ा और वो जमीन पर गिर गई। वो तड़पते हुए अपनी दवा की तरफ हाथ बढ़ा रही थी पर अरान ने बेरहमी से वो दवा छीन ली। दादी की सांसें थम गई और वो दोनों वहां से भाग निकले। उन्हें नहीं पता था कि पू मैनेजर ने उन्हें भागते हुए देख लिया है। दादी को हॉस्पिटल ले जाया गया पर वो नहीं बची। मरते वक्त उन्होंने एक सपना देखा जिसमें यानशी और हुआ जून उनके साथ हंस रहे थे। दादी के जाने के बाद अरान ने मगरमच्छ के आंसू बहाए और आखिर कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई। चांगसू भी बड़ा अफसर बन गया पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। पू मैनेजर उनके ऑफिस पहुंच गया।
उसने अरान को धमकी दी। मजबूर होकर उन्हें उसकी बात माननी पड़ी, पर बाहर खड़ा शूडुक सब सुन रहा था। उसे पता चल गया कि दादी की मौत एक मर्डर थी। उसने तुरंत सुंगजे को सब बताया कि अरान एक धोखेबाज है और उसने दादी को मारा है। सुंगजे को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर उसे अपनी माँ के आखिरी शब्द याद आए। अगले दिन खाने की मेज पर उसने अरान की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा सवाल पूछा जिससे अरान के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। अब शुरू होगा असली इंसाफ, इंसाफ की घड़ी, एक खूनी अंत और सजा। अगले दिन खाने की मेज पर सुंगजे ने जानबूझकर धमाका किया। उसने अरान की आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम्हें सन्नाटा छा गया? अरान के पसीने छूटने लगे, पर तभी चांगसू ने बात संभाल ली। उसने कहा, साहब वो तो हुई जू का निकनेम, पेट नेम है जो हमने हॉस्पिटल में रखा था। सुंगजे ने हैरानी जताते हुए पूछा, क्या वाकई ये नाम हॉस्पिटल में रखा गया था? अरान ने झूठ की चादर ओढ़ते हुए कहा, जी हाँ, हमने तय किया था कि बेटा हुआ तो सुनजुन और बेटी हुई तो सुना रखेंगे। अरान को लगा उसने सुंगजे को बेवकूफ बना दिया, पर वे गलत थी। सुंगजे को अच्छे से याद था कि सुना नाम हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि उन दोनों ने एक शाम साथ बैठकर प्यार से चुना था। वो अरान की इस बेशर्मी को देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था, पर उसने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। उसने ठान लिया कि वो इन दोनों गुनाहगारों को उनके किए की कड़ी सजा दिलाकर ही रहेगा। अब सबसे बड़ी मुश्किल कंपनी के शेयर्स थे जो अरान के पास थे। सुंगजे ने एक जाल बिछाया ताकि अरान खुद अपने हाथ से वो शेयर्स उसे सौंप दे। इसी बीच सुंगजे को एक नर्स का फोन आता है जिससे उसने असली येनशी का पता लगाने को कहा था। अरान और चांगसू ने फैसला किया कि भागने से पहले वे सुंगजे का कांटा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। चांगसू ने कहा, अगर हमने उसे अभी नहीं मारा तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा, हमारी सारी चोरियां और दादी का कत्ल सब सामने आ जाएगा। अरान ने ठंडे दिमाग से पूछा, तो फिर ये कब करना है? चांगसू की आंखों में खून सवार था। उसने कहा, आज रात, अभी के अभी। अरान ने 23 साल इस घर पर राज किया था, पर अब वो अपनी पहचान बचाने के लिए कत्ल करने पर उतारू थी। येनशी ने जैसे ही अपने पति सुंगजे को देखा, वो खुशी के मारे उसकी तरफ दौड़ी, पर तभी चांगसू ने अपना काम कर दिया था। येनशी की चीख सुनकर चांगसू घबरा गया और लाश को वही छोड़कर भाग निकला। अगले दिन अखबारों में सुंगजे के कत्ल की खबर छप गई। अरान को लगा कि अब वो जीत गई है, पर उसे फौरन देश छोड़ना था। सुंगजे के बिछाए जाल के मुताबिक एक आदमी अरान के पास आया और कहा कि कैश की कमी है, इसलिए वो अपनी अमेरिका की कंपनी के बदले अरान के शेयर्स लेना चाहता है। अरान ने बिना सोचे समझे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उसे नहीं पता था कि सुंगजे जिंदा है। अखबार की खबर एक नाटक थी। जैसे ही अरान अपना बैग लेकर सड़क पे आई, सुंगजे पुलिस के साथ वहाँ पहुँच गया। चांगसू अपने बेटे के पास गया था, जिसे उसने कभी बाप का प्यार नहीं दिया था, पर उसका बेटा नेक था। उसने अपने पिता के लिए खाना बनाया और उसे सरेंडर करने के लिए मनाया। चांगसू का बेटा रोते हुए बोला, पापा बस एक रात यहाँ सुकून से रुक जाइए, फिर पुलिस के पास खुद चल के चलिए। चांगसू की आंखों में पहली बार पछतावे के आंसू थे।